से इसका मिसयूज भी होता है, इसीलिए हमें इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं सेक्शन 81 पर, जो कि पहले 493 सेक्शन था। अब इसमें क्या है, कोहैबिटेशन बाय डिसीटफुली इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। मतलब एक आदमी ने शादी कर ली किससे, किसी एक लड़की से, और उसको ये भरोसा है कि जिससे उसकी शादी हुई है वो प्रॉपर उन दोनों की शादी हुई। इसको धोखा देके उन्होंने शादी कर ली। तो इसको तो ये लग रहा है इसकी शादी हुई है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये शादी क्यों करी गई थी, ताकि दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सके। तो यहाँ पर अब आप देखो, एवरी मैन, इसके लिए गुनाहगार कौन होगा, कोई भी आदमी। यहाँ पर आदमी है, एनी पर्सन नहीं है, जो कि धोखे से किसी लेडी से शादी करता है, लेकिन वो शादी लॉफुली वो शादी एक्नॉलेज नहीं हो रही है, जबकि वो जो लड़की है वो ये मानती है कि उसकी शादी हो चुकी है। तो ये आदमियों से धोखा देके शादी क्यों करी, ताकि इन दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सके। अगर ऐसा कुछ होता है तो इम्प्रिजनमेंट कितना है, ये जो है ईदर टर्म का हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, रिगरस भी हो सकता है, और ये 10 साल तक का हो सकता है, और इसमें फाइन भी है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो टेबल है इसमें सेक्शन 81 आएगा। किस लिए है ये, डिसीटफुल मैरिज, और इसमें जो पनिशमेंट है वो कितनी हो सकती है, वो 10 साल तक मिल सकती है। तो अपनी टेबल में आप इसको भी ऐड कर लेना। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, इसमें एक डिसेप्शन होना चाहिए, मतलब धोखा होना चाहिए, कोहैबिटेशन होना चाहिए, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स इसमें जरूरी है, और दूसरा क्या है कि ये जो आदमी है इसका इंटेंशन था, जानबूझ के उसने धोखा दिया है, गलती से धोखा उसने नहीं दिया है। तो अगर जानते बूझते धोखा दिया है तो फिर पनिशमेंट तो मिलेगा ही। अब इसमें हम 3 केसेस देखते हैं, मैंने तीनों एक साथ लिख दिए हैं। पहला है रामचंद्र भगत वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2013 का, रविंदर कौर ये है 2015 का, और मोहिद्दीन कुट्टी ये है 1918 का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको डिटेल्स में आप अपने आप पढ़ लेना। पहला फैक्ट क्या है कि एक आदमी ने एक लेडी से शादी करी और दोनों ने अरेंजमेंट कर लिया कि वो जो है शादी करेंगे, और जब उसने बताया कि हम शादी करेंगे तो ये दोनों 9 साल तक साथ साथ रहे। अब कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि ये जो है शादी का प्रॉमिस था या नहीं। तो कोर्ट ने कहा ये शादी का झूठा प्रॉमिस नहीं था, और इसलिए मैन लायबल नहीं है, क्योंकि उसने अभी शादी नहीं करी, लॉफुली शादी हुई नहीं है, भरोसा ही तो दिया था, और उस लड़की को ये अभी शादी उसने नहीं करी। तो इस केस के अंडर वो नहीं फंसेंगे, कोई और क्लॉज में हम उस पर केस डाल सकते। तो इसीलिए हम कोर्ट में हो तो हमें सही क्लॉजेस लगाने होते हैं। ठीक है, सही सेक्शन के अंडर हमें चार्जशीट फाइल करनी होती है। रविंदर कौर वाले केस में क्या हुआ था, एक आदमी ने डिवोर्स ले लिया, लेकिन उसने जो है अपनी वाइफ को इसके बारे में नहीं बताया, और दोनों का रिलेशनशिप वो है जो है चलता रहा, दोनों एक साथ रहते रहे। अब यहाँ पर वाइफ को जब पता चला तब उसने इसके खिलाफ केस किया, लेकिन ये अब आप पता करके बताना क्या उसे पनिशमेंट मिली थी या नहीं मिली थी, और ये भी बताना आपको क्या लगता है उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं। पनिशमेंट मिलनी चाहिए ही नहीं, क्या इस सेक्शन के अंडर पनिशमेंट मिलनी चाहिए, गलत शादी, झूठ बोल के शादी, क्या यहाँ पर झूठ बोल के शादी हुई थी, ये ध्यान में रख के मुझे बताओ कि यहाँ पर सजा मिलेगी या नहीं। अब हम आते हैं अगले पर। यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा था कि ये जो सेक्शन है इसमें आदमी सिर्फ तभी लायबल होगा अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स पढ़ता है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पर उसमें वो लायबल नहीं होगा। इनकी डिटेल्स आप बाद में देख सकते हो। ओके, स्क्रीनशॉट लेते जाना। अब हम अगले पे आते हैं, सेक्शन 82। अब ये क्या है, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टर्म ऑफ हस्बैंड और वाइफ। ये तो सिंपल है, बाइगेमी का केस है, और ये किसके लिए, हुएवर, ये मैन या विमेन के लिए नहीं है, अगर आदमी है तो भी और अगर विमेन है तो भी। तो ये जेंडर न्यूट्रल है, अगर लड़की है तो उसका हस्बैंड और लड़का है तो उसकी वाइफ। अगर उनके जिंदा रहते कोई भी जना दूसरी शादी कर लेता है तो वो जो दूसरी शादी है वो वॉइड है, वो लीगली एक्नॉलेज नहीं की जाएगी अगर उसका हस्बैंड या वाइफ जिंदा है। ठीक है, ऐसे केस में पनिशमेंट क्या है, 7 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है प्लस फाइन। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सेक्शन 82, ये क्या है, बाइगेमी का केस है, इसमें पनिशमेंट कितनी हो सकती है, टिल 7 ईयर्स हो सकती है प्लस फाइन। ठीक है, अब इसमें क्या है एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है कि ये ऐसे किसी जने के लिए वो इसमें उसको सजा नहीं मिलेगी जिसकी मैरिज हस्बैंड या वाइफ की वॉइड डिक्लेयर हो चुकी है। अगर किसी भी हस्बैंड या वाइफ की जो फर्स्ट मैरिज है वो किसी भी वजह से वॉइड है तो ये सेकंड मैरिज फिर लीगल होगी। ऑब्वियसली ना, ये तभी तो है जब दूसरी शादी, अगर पहली शादी वॉइड है तो फिर ये शादी जायज मानी जाएगी। जैसे चाइल्ड मैरिज, अगर वो लड़के लड़की शायद तैयार ना हो तो वो वॉइड है, वो दोबारा शादी हो सकती है। दूसरा क्या है कि अगर उसने शादी जो है अपने फॉर्मर स्पाउस, मतलब पति या पत्नी जो भी था, उसके साथ उसके जिंदा रहते करी है, लेकिन वो जो पति या पत्नी था वो 7 साल तक लगातार मौजूद नहीं था और उसके बारे में कोई भी खबर
7 साल तक नहीं मिली। मान लीजिए ये हस्बैंड है, इसकी वाइफ जो है 7 साल से गायब है, या फिर वाइफ है जिसका हस्बैंड 7 साल से गायब है, किसी को नहीं पता। अब अगर ये 10 साल के बाद लौटेगा तब हमने ये नहीं कह सकते कि उसकी शादी जो है वो वॉइड है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि जो भी जना जिसने सेकंड मैरिज करी है, उसने जिससे शादी करी है उससे ये पता होना चाहिए कि शादी हुई थी। मतलब मान लो ए ने बी से शादी करी है, ए जो है वो विमेन है और बी जो है वो मैन है। अब 7 साल के बाद, 10 साल के बाद मान लो उसका हस्बैंड आता है, लेकिन ए ने बी को बता दिया था कि मेरी शादी हो चुकी है, तो अगर उसने बी को बता दिया था तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा और वो लायबल नहीं। क्लियर। तो इसके एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स भी आप नोट कर लो, या बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है कि पहली शादी वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है, दूसरी शादी सॉलेमनाइज होनी चाहिए, करी हुई होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ सोचा, पहली शादी अभी चल रही होनी चाहिए, और अगर सर्वाइवल है स्पाउस का तभी फंसेंगे, अगर नहीं है सर्वाइव कर रहा तो नहीं फंसेंगे, और दोनों शादियां वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये बहुत सारे केसेस हैं, हम बहुत शॉर्ट में इनको देखेंगे, आप इन केसेस के नाम तो नोट कर ही सकते हो। सबसे पहला है सत्या देवी वर्सेस खेमचंद। यहाँ पर जो एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ बाइगैमी का केस डाला था, लेकिन वो ये नहीं बता पाई कि उसकी जो शादी थी वो लॉ के अकॉर्डिंग सही थी या नहीं थी, ठीक है। तो इस केस में सेकंड मैरिज जो है वो वैलिड रही, क्यों? क्योंकि वो ये प्रूव नहीं कर पाई कि उसकी शादी जो है वो वैलिड थी या लॉफुल थी। मतलब मैं ये किसी से भी कह दूं मेरी इससे शादी हुई तो मुझे प्रूव भी तो करना पड़ेगा कि मेरी शादी हुई है। दूसरा, ये बड़ा फेमस केस हुआ था सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें क्या हुआ था कि ये डिसाइड करना था कि अगर कोई भी जना इस्लाम को कन्वर्ट कर जाता है और फिर दूसरी शादी कर लेता है तो वो वैलिड होगी या नहीं। तो अगर ए को बी से शादी करनी है, ठीक है, और ए की पहले ही वाई से शादी हुई है, तो जब वो वाई से शादी हुई थी तो वो हिंदू था। अब उसने क्या किया, अब वो जो है मुस्लिम बन गया, और मुस्लिम बनने के बाद, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में हम दूसरी शादी कर सकते हैं, अब उसने बी से शादी कर ली, तो यह वैलिड होगी? नहीं वैलिड होगी। यहाँ पर भी वो बाइगैमी होगी, क्यों? क्योंकि उसने जब पहली शादी करी थी तब क्या था, वो हिंदू। तो ये तो अभी हिंदू मैरिज एक्ट से ही चल रही है ना। तो अगर उसने पहले इस शादी से पहले, पहली वाली शादी से पहले वो मुस्लिम था तब तो ये चलेगा, लेकिन अगर उसकी पहली शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी और वो हिंदू था तो वो बाद में कन्वर्ट कर कर इसको नहीं चला सकता है। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट था जो आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं एक मुथम्मल वर्स का केस। इसमें क्या हुआ था कि अगर जो है ये डिसाइड हो जाए, कई बार क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं बाइगेमी का केस है, तो जो दूसरी शादी है ना उसमें जो जो लोग भी आए उन सबको केस में फंसा देते हैं। तो यहाँ पर ये डिसाइड हुआ था कि अगर किसी ने अबेट नहीं किया, हम अबेटमेंट की वीडियो कर चुके हैं, अगर ध्यान ना हो, आपने देखी ना हो तो उसका मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप उसको जरूर देखना। उसमें बहुत क्लियरली अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी समझाए। तो अगर ये समझ में आए कि उन लोगों ने ही शादी कराई है, वो उसकी शादी में अबेट कराया और पूरी तरह से शामिल थे, वो तभी लायबल होंगे पनिशमेंट के, अदरवाइज नहीं होंगे। ये नहीं है कि जो भी जना शादी में आया आपने सबको फंसा दिया, ठीक है। अगला क्या है, खुशबू वाले केस में क्या हुआ था, इसमें अगर दो हस्बैंड, एक लड़का और लड़की बिना शादी करे साथ में रहते हैं तो वो इस वाले केस के अंडर, मतलब सेक्शन 82 में आ गया, आप उन्हें कन्विक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दूसरी शादी होना, वैलिड होना जरूरी है, ठीक है। तो आपको सारे लॉज देखो, जितने भी इसमें आपके एलिमेंट्स हैं वो सारे इनसे क्लियर हो जाते हैं। इस वाले केस में अब क्या हुआ था कि बाइगेमी को प्रूव करने के लिए ये दिखाना जरूरी है सेकंड मैरिज वैलिड है और उसका सॉलमनाइज होना जरूरी है। सिर्फ प्लानिंग तक आप शादी उसको बाइगेमी नहीं कर सकते। ये नहीं है कि इंगेजमेंट हो गई और बाइगेमी हो गई, शादी होना जरूरी है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर क्या हुआ था, एक आदमी ने अपने आप ही अपनी साइड से डिवोर्स ले लिया एक्स पार्टी। अब उसमें क्या हुआ, और उसने दूसरी शादी कर ली। अब पहली शादी जो थी वो एक्स पार्ट, अगर पहली वाइफ ने जो डाइवोर्स है एक्स पार्टी, उसने भी उसको ओवरटर्न करा दिया, तो वो जो है बाइगेमी के लिए उसको कन्विक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जब शादी हुई थी तब वो डिवोर्स था। इज दैट क्लियर? तो ऐसे में वो ओवररूल नहीं करा सकती। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं जिनको हमें जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हम आगे फाइट करते हैं, और हर लॉ के बंदे को पता होना चाहिए, और अगर आप किसी केस में फंसे हैं तब भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं मैरिज सेरेमनी जो कि फ्रॉड हो। पीछे क्या था, धोखा देके शादी करना, और यहाँ पर जो शादी हुई है वो फ्रॉड है। ये आता है सेक्शन 83 में, और पहले ये था सेक्शन 496। अब यहाँ पर क्या है, हुएवर है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए जेंडर न्यूट्रल है। धोखे से, जानते बूझते, गलत इंटेंशंस के साथ एक ऐसी मैरिज सेरेमनी करी, ये जानते हुए कि वो जो शादी है वो लॉफुल नहीं है, ठीक है। तो ये वहां तो ये था कि उसने झूठ बोल के शादी करी, और यहाँ पर क्या है कि वो जो शादी करी है वो लॉफुल नहीं है, उसे लॉ जो है एक्नॉलेज ही नहीं करता। ऐसे में उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी, 7 ईयर्स। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 83 है और फ्रॉड मैरिज है।
वहाँ मैरिज जो है वो डिसीट से की गई थी, फ्रॉड मैरिज है, और इसमें पनिशमेंट कितना है, अप टू 7 years और फाइन। तो अपनी टेबल में इसको आगे बढ़ा लो और पूरा टेबल बनाते चले जाओ। तो इसके एसेंशियल्स क्या हैं, इसके एसेंशियल्स हैं कि ये जो है कोई भी जेंडर कर सकता है, झूठ बोल के गलत इंटेंशंस के साथ, मैरिज सेरेमनी होनी जरूरी है, और नॉलेज होनी चाहिए जिसने भी ये गलत काम किया है कि ये जो मैरिज वो कर रहा है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो आपको इसके एलिमेंट्स भी समझ में आ गए। चलो अब कुछ केसेस देखते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शेख अलामुद्दीन का देखते हैं, इसने क्या किया था, उसने ये किया था कि उसकी जो मैरिज सेरेमनी थी वो इनवैलिड थी क्योंकि उसकी पहले वाली शादी अभी चल रही थी। ऐसे केस में वो फ्रॉड मैरिज होगी। इन सच अ सिचुएशन फ्रॉड मैरिज शेल नॉट बी एप्लीकेबल। फ्रॉड मैरिज होगी या बाइगेमी होगी, आप मुझे बताओ। उसकी पहले वाली मैरिज जो है वो चल रही है, तो अभी ये जो फ्रॉड मैरिज है ये तो पहले वैसे ही वॉइड हो गई ना, पहले ही वॉइड हो गई। तो पहले ही जब वॉइड हो गई तो वो बाइगेमी के केस में उसको आप फंसाओगे, उसके ऊपर बाइगेमी का केस चलेगा, ना कि फ्रॉड मैरिज का। तो फ्रॉड मैरिज का केस कब चलेगा, देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना ये समझना। यहाँ पर क्या हुआ था कि उस जो कैलाश सिंह है, इन्होंने क्या किया था, इसने सेकेंड शादी कर ली थी, लेकिन इनकी जो डिवोर्स की डिग्री है अभी वो डिवोर्स जो है आया नहीं था। क्लियर, तो अब यहाँ पर क्या वो लायबल होगा पनिशमेंट का, यहाँ भी वो लायबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसने झूठ बोल के नहीं करा, उसका इंटेंशन जो है वो कोई गलत नहीं था, क्योंकि वहां पर उसका केस तो चल रहा है ना। तो यहाँ पर उसने शादी तो दूसरी कर ली, लेकिन ये वाला जो एसेंशियल एलिमेंट है झूठ बोलने वाला वो यहाँ पर कवर नहीं होता, और क्योंकि ये कवर ये नहीं होता तो वो भी लायबल नहीं है पनिशमेंट के लिए। ठीक है, अब एक केस और देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ था, केस ने, कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ऑब्जर्व दैट सच डिसीटफुल इंटेंशन मस्ट एग्जिट। जब शादी हुई है, हस्बैंड के माइंड में वो इंटेंशन, जो धोखा देने वाला इंटेंशन है, वो तभी होना चाहिए, ये नहीं है कि बाद में हो जाए। इसका क्या मतलब है कि अगर शादी के समय हस्बैंड ने धोखा देने के इरादे से नहीं करा है तो फिर वो इस केस के अंडर लायबल नहीं होगा। तो इस केस में फंसने के लिए उस आदमी को पता होना चाहिए कि उसकी शादी जो है वो वैलिड नहीं है। क्लियर, अब हम आते हैं सेक्शन 84 पर, और यहाँ पर क्या है, ये वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हटा दिया गया है, फ्रॉम दैट मैन और एनी पर्सन हैविंग केयर ऑफ दैट। ये वाला जो एक लाइन है ये आईपीसी में थी, यहाँ पर हटा दी गई। वो क्यों हटा दी गई, क्योंकि अब यहाँ पर आ गया है हुएवर, तो ये जेंडर न्यूट्रल हो गया है। तो हुएवर, कोई लड़का भगाए या लड़की भगाए या थर्ड जेंडर भगाए, अगर जो है दूसरी किसी भी औरत को, मतलब जो किसी और की वाइफ है, सिर्फ लड़की नहीं है, उसे पता है कि वो किसी और की वाइफ है, अगर किसी ऐसी लड़की को वो भगा के ले जाता है, किस लिए भगाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, वो इलिसिट है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो ऐसे में अगर वो किसी और की वाइफ को भगा लेता है और कंसील्स एंड डिटेन्स दैट विमेन, और उस लड़की को भगाकर, छुपाकर भगा के ले जाता है, तो ऐसे में उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, तो सेक्शन 84 में सजा कितनी है, 2 साल तक विद फाइन। और ये किस चीज की है, भगाने की, इसको भगाना ही लिख लेना। ठीक है, रन अवे, ऐसे केस में ये सजा मिलेगी। क्लियर, अब इसके भी कुछ केसेस देख लेते हैं। अब इसमें आलमगीर का केस था, इसमें भी कोर्ट ने यही कहा था कि अगर एक आदमी जानता है कि वो जो जिस लड़की के साथ वो जा रहा है वो किसी और की वाइफ है, और ऐसे में वो क्या गलत कर रहा है कि हस्बैंड का जो अपनी वाइफ के साथ रिलेशन था और जो कंट्रोल था उसने वो खत्म कर दिया, तो ये जो है ऑफेंस आएगी इस केस में और उस आदमी को सजा मिलेगी। ठीक है, एक और केस देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, एक कपल जो है वो 8 से 9 साल तक शादीशुदा था और उनके 4 बच्चे भी थे। अब वो जो है, वो जो आदमी था वो उसके घर में, उसकी एब्सेंस में, हस्बैंड की एब्सेंस में कई बार आता था, और फिर जो है एक दिन वो उदयपुर सारे भाग गए और उसको ये धोखा दे के ले गया कि वो उससे शादी करेगा, और शादी उसने किया नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन बोल के तो ये ले गया शादी करेगा। तो ऐसे में उसके हस्बैंड ने क्रिमिनल केस फाइल किया, और यहाँ पर ये जो है भगाने का केस उसका बनता है, क्योंकि ऑफेंस तब हुआ था जब उसका हस्बैंड नहीं था और उस तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एक बार हम, अब हमारे सेक्शंस यहाँ तक हो गए, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन हम एक बार सेक्शन 81 और सेक्शन 83 को जरूर समझ लेते हैं। सेक्शन 81 क्या था, कोहैबिटेशन बाय डिसीटफुली इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज, मतलब धोखा देके शादी करना और पता होते हुए कि शादी जो है, जो शादी है वो गलत है, ये जो है सेक्शन 81 है। और सेक्शन 83 क्या है कि शादी कर लेना फ्रॉडुलेंटली गॉट थ्रू, मतलब मैरिज सेरेमनी हो जाना जो कि झूठी है। तो इसमें क्या होगा, 81 में डिसेप्शन होना चाहिए, मतलब धोखा होना चाहिए, और ये धोखा किस लिए होना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए,
वो आदमी किसी औरत के साथ करता है। क्लियर। दूसरा 83 में क्या है, कोहैबिटेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें सिर्फ क्या जरूरी है कि गलत या झूठी मैरिज, झूठी मैरिज, अगर कोई भी झूठी मैरिज करी है तो वो, या इलीगल मैरिज करी है, वर्ड मैरिज करी है, तो वो सेक्शन 83 में आएगा। इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स हो या ना हो। सेक्शन 81 में क्या है, इसमें क्या है, ऑफेंस क्या है, किसी भी लड़की को ये बताना कि वो लीगली मैरिड है एक्यूज के साथ। और 83 में क्या है, इसमें झूठ बोलकर शादी ही झूठी कर लेना और झूठी शादी की सेरेमनी को एंगेज करना। ठीक है। सेक्शन 81 का जो ऑफेंस है वो सिर्फ एक आदमी कमिट कर सकता है, और क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स शामिल नहीं है, शादी झूठी है, तो ये मैन और विमेन दोनों कर सकते हैं। सेक्शन 83 जो है वो जेंडर न्यूट्रल है। इज दैट क्लियर? तो हमने जितने भी सेक्शंस करे, नाउ इट इज टाइम टू थिंक। एक जल्दी से रिकैप, थोड़ा सा इसमें मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन दिया है, समझने की कोशिश करो। ओहो, आंसर तो मैंने हटाया ही नहीं, अगर आपने देख तो ही लिया होगा। तो इसमें क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि ए जो है एक आदमी है जिसका डिसीटफुल बिहेवियर है, वो बी को ये समझाता है कि हम जो है लॉफुली मैरिड हैं, और उसके लिए झूठे शादी के सर्टिफिकेट भी देता है और एक झूठी शादी कर लेता है। मतलब ना पंडित था ना जो दो के हुए, और उसने जो रजिस्ट्री कराई मैरिज की वो भी झूठी थी। बी को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और उसने जो है ए के साथ रहना शुरू कर दिया, उनमें सेक्सुअल रिलेशंस बन गए। तो ऐसे में क्या ए जो है वो सेक्शन 81 के अंडर उसको पनिशमेंट मिली। क्या ये सही है? दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि एस ने जो है एक आदमी और उसने सेकंड मैरिज कर ली टी से, और जो है उसका केस जो है वो, अब ये हम पहले भी अभी कर चुके हैं, अब डिवोर्स का पहली वाइफ के साथ अभी चल रहा है, लेकिन ये फैक्ट उसने अपनी जो दूसरी वाइफ है उससे छुपाया नहीं है। तो क्या उसको सेक्शन 83 में पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब आप ये बताओ। इसमें आपको बताना है सेक्शन स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है या एक सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, सिर्फ 1 सही है कि ये जो है सेक्शन 81 में आएगा, क्योंकि फेक सेरेमनी है। सेक्शन 2 क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये बाइगेमी का केस अभी नहीं है, उसने धोखा नहीं दिया, और ये जो है 83 के अंडर वो लायबल नहीं है। दूसरे केस के अंडर वो लायबल आएगा, लेकिन यहाँ पर वो लायबल नहीं है, और ये जो है कैलाश सिंह के केस का रूलिंग है। तो ज़्यादातर मैंने जो आपको यहाँ पर टाइम टू थिंक, इसमें मैं जो भी क्वेश्चंस देती हूँ वो इसीलिए देती हूँ, और अगर आपने पूरे देखे, मेरे ख्याल से आप कोई भी कंपटीशन के बाद क्लियर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो से कभी भी थोड़ा सा भी आपको लगा हो कोई फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिसको भी ज़रूरत हो उसके साथ शेयर करो, अपने नोट्स बनाओ, जो भी फीडबैक आपको लग रहा है प्लीज़ मुझे बताओ, और लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल भी साथ में। अब हम अगली बार नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।